अपने देखना चाहते हैं कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है नेचर के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। देखिए जब भी बारिश होती है, देखिए जब भी बारिश होती है तो बारिश होते समय होता क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर खूब सारे मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है जिसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। और आप लोग जानते ही हैं जब हवा में मॉइस्चर रहता है, जब हवा में मॉइस्चर मतलब ह्यूमिड कंटेंट रहता है तो ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिलती है। उस ह्यूमिडिटी के कारण छोटे 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 एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होते हैं। उस ह्यूमिडिटी के कारण छोटे 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 वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द एयर मौजूद है। ठीक है, थ्रू आउट द एयर। अब सन से हमारे पास कौन सी लाइट आ रही है, तो व्हाइट लाइट आ रही है। द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन इज व्हाइट, व्हाइट लाइट आ रही है हमारे पास। ठीक है सर, जैसे ही ये व्हाइट लाइट इन वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आती है, जैसे ही ये व्हाइट लाइट इन वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आती है, सो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। नाउ वी नो दैट refractive index for every refractive index for every color is different। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसीलिए हर कलर अलग अलग एंगल्स पे बेंड हो जाता है। एंड दिस इज द डिस्पर्जन which is happening from the water molecules which are present in the atmosphere। अब ये दो तरीके से होता है, एक प्राइमरी रेनबो, एक सेकेंडरी रेनबो। दोनों के अंदर कुछ एंगल्स का फंडा है, उन एंगल्स के फंडे को अपन को चेक करना है। चलिए सबसे पहले अपन प्राइमरी रेनबो की बात करते हैं। 10th क्लास में आपने इसका डायग्राम देखा है, यहां पर भी हम इसको देख रहे हैं, ध्यान से देखो। सो नंबर 1 इज प्राइमरी रेनबो। सो प्राइमरी रेनबो किस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके से। मेरे पास एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप ऑब्वियसली स्फेरिकल नेचर का है, स्फेरिकल शेप का है। यहां पर हम क्या कराते हैं, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं ओवर इट्स सरफेस। सो ये व्हाइट लाइट को मैंने यहाँ पर इंसिडेंट करवाया। चलिए ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए इस स्फेरिकल सरफेस का कोई सेंटर होगा और सेंटर से अगर मैं सरफेस के किसी भी पॉइंट को जोड़ूं तो ये मेरे पास नॉर्मल निकल के आता है। दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, यहां पर मेरे पास इंसिडेंट एंगल क्या है, तो दिस इज द इंसिडेंट एंगल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द लाइट रे एंटर्स द पर्टिकुलर वाटर ड्रॉपलेट, द लाइट रे डिस्पर्सेस। लाइट रे क्या कर जाती है, डिस्पर्स कर जाती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसका रीजन ये है कि जैसे ही लाइट रे एंटर करी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर का अलग अलग होता है, तो हर कलर डिफरेंट एंगल्स पे बेंड हो जाता है। ठीक है, अब यही लाइट रे जो है दूसरे सरफेस पे जाके क्या शो करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है। सो इट शोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन द अदर फेस। एंड ये जो लाइट रेज हैं ये नेक्स्ट फेज से कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ इमर्ज कर जाती है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक छोटी सी चीज। वो छोटी सी चीज क्या है कि भाई जो लाइट रे है वो क्या करती है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन शो करती है। ठीक है, सो लाइट रे इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ऑन दी ऑपोजिट फेस, जब वो रिफ्रैक्ट होने के बाद ऑपोजिट फेस को स्ट्राइक करती है तो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे स्ट्राइक करती है एंड गेट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और फाइनली ये रिफ्रैक्ट बैक करके हमें बाहर इमर्ज आउट होते हुए दिखती है। तो ये यहां पर हम बोल देंगे इमर्जिंग रेनबो। एंड दिस इज द फर्स्ट मेथड। इस तरीके से एक रेनबो फॉर्म होता मुझे दिखता है। जब ग्राउंड पे ये रेनबो आता है तो ग्राउंड पे जब ये रेनबो पहुंचेगा तो इस रेनबो का ग्राउंड के साथ कोई एक एंगल होता है एंड दैट इज 42 डिग्री एंड 40 डिग्री। मतलब जो वायलेट लाइट है वो 40 डिग्री का एंगल बनाती है एंड जो रेड लाइट है दैट 42 डिग्री का एंगल बनाती है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो की तरफ चलते हैं अपन।
सेकेंडरी रेनबो। वापस से वही हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट, हम इस पे भेजेंगे क्या, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट करवाई जाती है तो व्हाइट लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड और अलग अलग एंगल्स पे ये रिफ्रैक्ट बैक करेगी। तो ये देखो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा वायलेट का और सबसे कम देखने को मिलेगा रेड का। चलिए इस तरीके से यू कैन सी नाउ फ्रॉम दी सेकंड सरफेस, जैसे ये दूसरी तरफ जाके स्ट्राइक करती है, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी। ये क्या करेगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी। रेड और वायलेट लाइट्स दोनों क्या कर जाती हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती है। फिर दूसरी बार स्ट्राइकिंग पे ये दोबारा क्या करेगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट, दोबारा क्या करती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन यहां पर चल रहा होता है। एंड फ्रॉम दी थर्ड स्ट्राइक या फिर बोले ऑन दी थर्ड स्ट्राइक, जब ये सरफेस के साथ बनाएगी वहां पर ये इमर्ज आउट कर जाती है, वहां पर ये इमर्ज आउट कर जाती है लाइक दिस। जब ग्राउंड पे आएगी तो ग्राउंड पे ये कितना कितना एंगल बनाती है, सो दिस इज 53 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री। अब देखिए प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में फर्क क्या है। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में जो फर्क है वो ध्यान से आप देखने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल बना के इंसिडेंट एंगल दिखाता हूँ। सो दिस इज द इंसिडेंट एंगल। सबसे पहले मुझे देखने को मिला रिफ्रैक्शन, देन यहां पर और यहां पर दो जगहों पर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। सो 24, गुड मॉर्निंग सर। और फाइनली मुझे अगेन रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है और इमर्जेंट रेनबो आपके सामने मौजूद है। तो आप देख पा रहे हैं दो तरीके से रेनबो फॉर्म होता है, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी, और दोनों ही नेचर में हमें देखने को मिलते हैं। खास बात यह है प्राइमरी रेनबो में वायलेट ऊपर और रेड नीचे है, सेकेंडरी रेनबो में रेड ऊपर और वायलेट नीचे है। मुझे बताइए ये बात सबको यहां तक क्लियर होती है कि नहीं? इजी सी चीज है, सबको आनी चाहिए। सभी बताइए बेटा, जो 4-5 बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लास में ऐसे ही बैठेंगे? बाकी सभी बताइए। ये टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। अगर ये टॉपिक आप नहीं समझ सकते तो कुछ नहीं समझ सकते। बताइए भाई। चलिए, वेरी गुड। मूविंग ऑन फर्दर इन दिस टॉपिक, लेट अस टॉक अबाउट सम स्पेशल पॉइंट्स। कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, आइए ध्यान से देखिए। चलिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास कोई लेंस है, इसकी बात अपन कर रहे थे क्लास में, लेकिन ये वाली क्लास हमारी खराब हो गई थी। हम आज इसी की बात दोबारा करते हैं, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास कोई लेंस है और इस लेंस को मैंने क्या किया, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बनाया। यहाँ पर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है, ये μ2 है, ये μ1 है, ये μ2 है और अगेन μ1 है। That means we have made this material, we have made this lens with the help of two different materials. दो अलग अलग मटेरियल्स की हेल्प से अपन ने ये लेंस को फॉर्म करवाया। हमने दो अलग अलग मटेरियल्स की हेल्प से यहाँ पर ये लेंस को फॉर्म करवाया। चलिए भाई, सीधी सिंपल सी बात है, दो अलग अलग मटेरियल्स के मदद से हमने लेंस को फॉर्म करवा दिया, अच्छी बात है। अब जैसे ही हम लाइट रे को भेजेंगे, हम एक पैरेलल लाइट रे को भेजेंगे, हमने मान लो ऑब्जेक्ट को कहां रखा, एट इंफिनिटी रख दिया।
और जब मैं पैरेलल राइट रे को भेजूंगा तो देखिए दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से यहाँ पर दो अलग अलग फोकल लेंथ होंगी। उसका रीजन क्या है, दैट 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण दैट मींस दो अलग अलग फोकल लेंथ्स होंगी। दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में पड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग इमेजेस बनेंगी। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग फोकस है। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखते हैं तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे बनती है। कैसे बनती है ध्यान से देखिए। मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये लो बना दी, एक फोकस यहां दिखा दिया, एक फोकस यहां दिखा दिया, f1 और f2। अब क्या करेंगे, जो रेज म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से पास हो रही हैं वो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होएगी? फ्रॉम द फोकस पास होंगी लाइक दिस। और जो रेज म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास हो रही हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 से पास होंगी लाइक दिस। बेटा सैंपल पेपर टर्म 2 के लिए आपके अवेलेबल है, मैं आज ग्रुप पे डाल दूंगा सैंपल पेपर, आप उसको गो थ्रू कर लेना। आप उसको गो थ्रू कर लेना अच्छे से, क्योंकि सैंपल पेपर को एनालिसिस करके हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। हालांकि दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। चलिए, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया और हमारा लेंस जो है वो दो अलग अलग मीडियम से बनाया गया है तो हमारे पास दो डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलेंगी। यहां पर मटेरियल को कैसे लगाया गया है, तो मटेरियल इज अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर। ठीक है, म्यू1 म्यू2 म्यू1 म्यू2 पैरेलल लगाए हैं ना एक दूसरे के। अगर मैं सीरीज में लगाता तो क्या होता, कौन मुझे बता सकता है? देखिए सीरीज में कैसे, ये मैंने यहां पर लेंस बनाया, ध्यान से देखो, लेंस बनाते हैं ये ऐसे और ये ऐसे। माय क्वेश्चन इज, अगर आधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और आधा म्यू2 है और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में पड़ा है तो यहाँ कितनी इमेजेस बनेंगी? एक की दो? कौन बता सकता है? हैंड रेज करके मुझे बताएं, देखते हैं कौन बता सकता है। यस यस ढाका सर एक बनेगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहां पर थोड़ा फंडा हो जाएगा चेंज। कैसे चेंज? ध्यान से देखिए। हमने देखा है जब दो लेंसेस को एक के बाद एक सीरीज में कंबाइन किया जाता है सो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो जो लेंसेज हैं, जो फर्स्ट लेंस है वो फर्स्ट लेंस जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फिर जो सेकंड लेंस इमेज बनाएगा वो थर्ड लेंस की तरह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहां पर भी वही चीज है। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये आधा लेंस अलग है और आधा अलग है। तो होगा क्या, अगर मैं इसके सामने कहीं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो ऑब्जेक्ट का फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा पहले रिफ्रैक्टिव सरफेस से, जिसके कारण कहीं इमेज बनेगी I1। अब ये जो I1 इमेज है ये सेकंड के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज बनेगी I। ये जो इमेज है ये इंटरमीडिएट इमेज कहलाती है। ये इंटरमीडिएट इमेज हमें कभी नहीं दिखती, हमें तो फाइनल यही इमेज दिखेगी। तो देखिए पैरेलल मैनर में अगर मैंने मटेरियल्स को अरेंज किया तो जितने मटेरियल्स हैं उतनी इमेज फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर सीरीज के फॉर्म में अगर मैं मटेरियल को अरेंज कर देता हूं तो एक ही इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी। क्या ये बात सबको चमक पा रही है कि नहीं? एड्रेस करके मुझे बताइए। यस और नो एवरीवन? मीनार सर,
चलिए यहां तक बात सबको क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ये तो बात होगी पहली। अब दूसरी बात देखते हैं, ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं अपन। अगर मेरे पास एक लेंस है लाइक दिस, और मैं क्या करता हूं, इस लेंस को कट कर देता हूं। कहां से कट करता हूं? फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस कट कर देता हूं। इस लेंस की फोकल लेंथ f थी, तो मेरे पास दो डिफरेंट लेंस तैयार हो जाएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। मेरे पास दो डिफरेंट लेंस तैयार हो जाएंगे लाइक दिस। दोनों तरफ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी वही है, पहले भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही था, बाद में भी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लेंस को कट करता हूं तो देयर विल बी नो चेंज इन फोकल लेंथ, नो चेंज इन फोकल लेंथ। क्यों फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं है? क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं, r1 में कोई चेंज नहीं, r2 में कोई चेंज नहीं, तो ये भी तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर लेंस को बीच में से कट कर दिया जाए तो उस लेंस की फोकल लेंथ में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर वहीं पे काम थोड़ा सा उल्टा कर दूं, कैसे? अगर मैं यही लेंस को लॉन्गिट्यूडनली बीच में से कट कर दूं लाइक दिस, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, ये मैंने लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से बीच में कट कर दिया, तो दो डिफरेंट लेंस तैयार हो गए। अब हुआ क्या, एक तरफ का रेडियस तो अभी भी r है, दूसरी तरफ का रेडियस हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन सरफेस है तो रेडियस इनफाइनाइट हो जाता है। बेटा क्लियर सी बात यहां पर दिखती है कि अब फोकल लेंथ चेंज हो चुकी होगी। मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी भी फोकल लेंथ f1 है, और प्रीवियस जो फोकल लेंथ थी वो f थी। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में एक फॉर्मूला तैयार किया था 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा 1/f इक्विवेलेंट, तो f के बराबर, और यहां पर लिख देंगे 1/f1 प्लस 1/f2, ये बनेगा 2/f2, सॉरी 2/f1। f1 की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ f। मतलब जो नया लेंस बना काटने के बाद बीच में से, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? पुराने वाले फोकल लेंथ से डबल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक सरफेस अब क्या हो चुका है? प्लेन हो चुका है। प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है, प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है, दैट रेडियस इज ऑलवेज इंफिनिटी। प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है दैट इज ऑलवेज इंफिनिटी। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? यस और नो? चलिए थर्ड नंबर पे बात करते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखो। नंबर थ्री पॉइंट क्या कहता है? ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कोई एक लेंस है और इस लेंस के आगे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, लेट अस से बिटवीन सी एंड एफ, तो इसकी जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड सी बनती है। मतलब यहां पर भी f और 2f होगा और ये उसके पीछे इसकी इमेज बनेगी। मैंने क्या किया, अपने लेंस को आधा कवर कर दिया। मैंने क्या किया, अपने लेंस को आधा कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए ब्लैक पेपर। So I have covered the half of the lens with the help of a black paper. आधे लेंस को मैंने एक ब्लैक पेपर की मदद से कवर कर दिया। अब होगा क्या, पहले क्या होता था, जो भी लाइट आती थी वो पूरे के पूरे लेंस से रिफ्रैक्ट होके जाती थी लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास कुछ लाइट नीचे वाले पोर्शन से भी जाती होगी, ऐसे ही मेरे पास कुछ लाइट ऐसे नीचे वाले पोर्शन से भी जाती होगी लाइक दिस। सही बात है।
लेकिन अब क्या हो रहा है, अंकिता मैम, चलिए स्टूडेंट्स, तो पहले क्या होता था, जो भी लाइट रे आती थी वो पूरे के पूरे लेंस से पास होके अपनी इमेज को फॉर्म करवाती थी, लेकिन अब ऐसी चीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही सर? उसका रीजन ये है कि पहले तो लाइट रे ऊपर वाले पार्ट से भी जा सकती थी, नीचे वाले पार्ट से भी जा सकती थी, तो सामने जो इमेज बनती थी वो काफी ब्राइट बनती थी। सामने जो इमेज बनती थी वो काफी ब्राइट बनती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो तो अपने डार्कन कर दिया, इसका मतलब यहां से लाइट पास हो नहीं सकती। इसका मतलब सामने जो इमेज फॉर्म होगी वो अपनी जगह पे ही होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म इज रिड्यूस्ड। ये हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है कि अगर मैं किसी भी पोर्शन ऑफ लेंस को डार्क कर दूं, वहां से लाइट को पास ना होने दूं, तो सामने जो इमेज बनती है उस इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है। चलिए, सेम मिरर्स में भी होता है। सेम किस में होता है? मिरर्स में भी होता है। मिरर्स में क्या होता है, अगर आप मिरर्स में भी किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द मिरर को डार्कन कर दो, ब्लैक कर दो, तो उसके कारण भी हमें जो इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी उसकी इंटेंसिटी कम दिखेगी। ये चीज अपन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। किसके अंदर? स्फेरिकल मिरर्स में। तो जो लेंसेज के अंदर है वही सेम चीज स्फेरिकल मिरर्स में भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए सबको ये बात क्लियर होती है कि? फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और समझते हैं ध्यान से। अगर मैंने एक लेंस को इस तरीके से लगाया और इसको कंबाइन किया किसी डिफरेंट मटेरियल के साथ, जैसे मान लो मैंने इस लेंस के आगे एक प्रिज्म रख दिया, तो दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट क्या होगा यहाँ पर, लेंस की टेंडेंसी होती है कि अगर मैं लेंस पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करूं, so that white light will pass from the focus, और अगर ये व्हाइट लाइट फिर आगे कहां से पास करे, प्रिज्म से पास करेगी, तो प्रिज्म क्या करेगा, उस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देगा। तो ये कुछ एक सवाल होते हैं, कभी कभार सवालों में इस तरीके से अपन से खेला जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। कभी बोला जाता है कि अपन ने एक लेंस था, लेंस लगाया, लेंस से लाइट पास हुई, वो आगे मिरर पे पहुंचा दी, ठीक है, तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, इस तरीके से हमें बात करी जाती है कई बार। Next principle which we are having is scattering principle. बेटा बच्चा बच्चा जानता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। लाइट पार्टिकल्स फॉर्म में होती है, वो पार्टिकल्स जैसे ही एयर के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ आके कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में बिखर जाते हैं। उस बिखरने को ही स्कैटरिंग कहा जाता है।
तो जो लाइट आई वो लाइट आके टकराई, टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर कर गई, बिखर गई, एंड दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सर अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कौन करता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है रेयली प्रिंसिपल। According to the Rayleigh principle, the scattering is inversely proportional to the lambda power 4. What is lambda? Lambda is the wavelength. जितने पार्टिकल्स हैं, जितनी लाइट हम सबकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। द विजिबल रीजन रेंजेस फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। यहां से यहां तक विजिबल रीजन जो है वो वेरी करता है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी? वायलेट की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड की। ठीक है। अब होता क्या है कि जितनी वेवलेंथ कम होती है स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होती है, यही रेली क्राइटेरिया है। वेवलेंथ जितनी कम स्कैटरिंग उतनी ज्यादा, इसीलिए सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी? वायलेट की। लेकिन हमें फिर भी स्काई ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज आवर आईज आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द ब्लू कलर। आवर आईज आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द ब्लू कलर, बट द स्कैटरिंग इज मोस्ट फॉर वायलेट। चलिए, इसके बाद हमें स्काई रेड क्यों दिखता है सनसेट सनराइज के टाइम पे? क्योंकि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा। तो जब हमारा अर्थ के होराइजन की बात करी जाए, जब हमारे अर्थ का सनसेट और सनराइज का टाइम होता है, तो जो सन है वो होराइजन के पास होता है। जो सन है वो होराइजन के पास होता है, एंड दैट पर्टिकुलर सन, वहां से आने वाली रे को बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ता है। सो इस केस में रेड कलर जो है, हैविंग द लार्जेस्ट वेवलेंथ, ट्रैवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्कैटर्स द मोस्ट। इस केस में रेड कलर अपने पास ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण सबसे ज्यादा स्कैटर कर जाता है। 10th क्लास की चीजें हैं ये। क्लाउड्स व्हाइट क्यों अपीयर करते हैं? क्योंकि जब पार्टिकल साइज वेवलेंथ के बराबर हो जाए, किसका पार्टिकल साइज? व्हाट, जो भी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल साइज है, अगर वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो सारे कलर इक्वली स्कैटर हो जाते हैं, इसलिए क्लाउड्स व्हाइट दिखते हैं। समुद्र का कलर ब्लू क्यों दिखता है? पानी तो कलरलेस होता है, पानी कलरलेस होता है, समुद्र का कलर ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि स्काई ब्लू है, तो समुद्र भी तो उसी के रंग को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाएगा, इसलिए खुद भी क्या दिखता है? ब्लू दिखता है। रेनी डेज पे क्लाउड्स ब्लैक दिखते हैं, उसका रीजन ये है कि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये स्कैटरिंग प्रिंसिपल है। 10th क्लास के अंदर सारी चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है। मुझे बताइए क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? यस और हैंड रेज करके बताओ।